Continuing with section 181 statements to police and use thereof. Objective इस section का ये है कि to protect the accused both from untruthful police officials and witnesses. To protect the accused from both the untruthful झूठ बोलने वाले पुलिस वाले और गवाहों से बचाने के लिए statements to police officer ये section बनाया गया। MCQ आया था इसका, तो ये यहाँ पर गलतियाँ होती हैं, तो मैंने स्पेशली लिख कर रखा है इसके ऊपर। Statements to police and use thereof. Subsection 1. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall if कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी पुलिस वाले को during the course of investigation shall if reduced in writing be signed. कहता है कि कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी जाएगी जिसको साइन किया जाए। सरल भाषा में कहूँ तो स्टेटमेंट जो भी देनी है और अगर वो उसको लिखते हैं तो साइन करने की ज़रूरत नहीं है। Be signed by the person making it, nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be useful. और कहते हैं कि जो भी स्टेटमेंट दी है वो admissible नहीं है, except hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offence under which investigation at the time when such statement was made. कहते हैं कि वो admissible नहीं है, apart from as hereinafter provided at any किसी भी inquiry या ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी जिस ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी तब ये बयान दिया गया था। यानी कि कहते कि वो वाली स्टेटमेंट उसी केस की इंक्वायरी और ट्रायल में यूज की जा सकती है। कैसे, कहाँ, किस हद तक यूज की जा सकती है? कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज की जा सकती है, बस कोरोबरेट करने के लिए भी नहीं। पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज की जा सकती है। नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है मैंने, वो आप पढ़ लेना, समझाऊंगा मैं इन डेप्थ। Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution and to contradict such witnesses कहते कि कोई भी प्रोसिक्यूशन केस की प्रोसिक्यूशन के लिए गवाह को बुलाया गया और उसके बयान लिखे हुए थे राइटिंग में, तो कहते कि अगर वो ड्यूली प्रूव कर दिए जाएं तो वो यूज की जा सकती है, वो स्टेटमेंट यूज की जा सकती है कोर्ट की परमिशन से कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उस गवाह को। And when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination. कहते कि when जब उस स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट अगर यूज किया गया है, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है, तो उसका री-एग्जामिनेशन सरकारी वकील खुद भी कर सकता है। मे बी ऑल्सो, मतलब वो वाले पार्ट को सरकारी वकील दोबारा फिर प्रोसिक्यूशन का कोई भी काउंसिल होगा जो यूज कर सकता है री एग्जामिन करने के लिए कि भाई पहले तूने ये कहा था, अब तूने ये कह दिया, कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर तेरे को क्रॉस कर गया वो, तो इसके ऊपर उससे क्रॉस, फर्दर क्रॉस, यानी कि मेरा गवाह, मैं प्रोसिक्यूशन हूँ, आप डिफेंस काउंसिल हो, आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, अच्छे से क्रॉस कर दिया, और उस पोर्शन जो स्टेटमेंट ऑफ पुलिस के जो पोर्शन को यूज करके आपने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसी पोर्शन को मैं यूज करके आपका री एग्जामिन कर सकता हूँ, उस गवाह का री एग्जामिन कर सकता हूँ, बट फॉर द पर्पज ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग एनी मैटर एंड रेफर टू हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। वही बात जो मैंने आपको बताई, बट फॉर द पर्पज ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। यानी कि सरकारी गवाह जो गलत बातें बोल आया क्रॉस एग्जामिनेशन में, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं री एग्जामिन कर सकता हूँ, फिर बाद में वो क्रॉस उस बात का भी कर सकता है डिफेंस काउंसिल। खैर प्रैक्टिकल चीज़ को मतलब इन डेप्थ बता दिया, इतना तक रहो, और थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ में बता दिया, मतलब दोनों चीज़ें कंप्लीट होगी। सब सेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई एनी स्टेटमेंट फॉलोइंग विद इन द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द सेम अधिनियम। हाँ, तो कहता है कि ये वाला सेक्शन, ये बात जो कही गई है कि वो पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है, ये वाली बात कि एक्सेप्शंस क्या हैं। एक तो डाइंग डिक्लेरेशन है, और दूसरा पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 होता था, उसका कंसेप्ट भी समझा देता हूँ। डाइंग डिक्लेरेशन वाली बात क्यों सच है, क्यों सच मान लेंगे हम, क्यों एडमिसिबल है? क्योंकि मरता हुआ बंदा कभी झूठ नहीं बोलता।
ये नोशन ऑफ लॉ है जिसके ऊपर इंडियन लॉ का ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि मरता हुआ बंदा झूठ नहीं बोलता, तो उसके ने जो भी कहा वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि हाँ वो मरता सही कह के गया। और दूसरा सेक्शन 27 जो होता था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो ये कहता था कि आपने सपोज करो मैं पुलिस वाला हूँ, आप अक्यूज्ड हो या आप सस्पेक्ट हो, ठीक है, तो आपको मैंने पूछा कि आपने सपोज करो आपने किया जुर्म, आपने कहा हाँ मैंने किया जुर्म, ये एडमिसिबल नहीं है। लेकिन आपने कहा कि मैंने किया जुर्म और जिस दफ्तर से मैंने गला काटा है वो दफ्तर पड़ी है नदी के उस पार, नीचे मैंने गाड़ दिया, वहाँ से जाके उठा लो, और वहाँ से जाके देखा तो वहाँ से मिल गई, ठीक है। व्हेन इट लीड्स टू अ रिकवरी ऑफ फर्दर फैक्ट्स, तो वो वाली स्टेटमेंट एडमिसिबल हो जाती है, क्योंकि वन थिंग हैज लेड टू अनदर विच इज सब्सटेंटिव इन नेचर। जो दफ्तर रिकवर हुई आपके कहने पर ही रिकवर हुई, और आप कबूल कर रहे हो कि हाँ मैंने उस दफ्तर वो जो वहाँ पड़ी है वहाँ से उठाकर मैंने ऐसे किया, तो आपने इन डेप्थ बता दिया। एक तो होता है ना कि हाँ आपने इतनी हद तक कहा कि मैंने खून किया, ये सब कुछ नहीं बताया आपने। इट हैज़ लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फर्दर फैक्ट्स, तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपने इन डेप्थ ही सारा बता दिया तो वो एडमिसिबल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 23 जो मैंने करवाया वो आप देखना वीडियो, उसमें बहुत इन डेप्थ समझाया, और डाइंग डिक्लेरेशन तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ समझाई है बढ़िया से। Explanation: An omission to state a fact or circumstance in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if same appears to be significant and otherwise relevant, having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact. कहते हैं कि कोई भी चीज़ का ओमिट होना एक फैक्ट में से या सर्कमस्टांस स्टेटमेंट का ऐसा होना जो लगे कि कॉन्ट्राडिक्शन आई है, तो और अगर वो लगता है कि वो सिग्निफिकेंट है या रेलेवेंट है, हैविंग रिगार्ड टू द कंटेक्स्ट इन विच सच ओमिशन अकर्स एंड वेदर एनी ओमिशन अमाउंट्स टू, और कहते हैं कि वेदर ऐसी कोई ओमिशन अमाउंट होती है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कि वो मानी जाएगी वो कॉन्ट्राडिक्शन है भी कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच इज टू बी डिसाइडेड बाय जज। अब सेक्शन 173 जो एफआईआर का सेक्शन है, FIR इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस। ये बातें जो लिखी हैं ये अच्छे से मेमोराइज कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से MCQ कहीं बने थे तो ये मैंने कट शॉर्ट लिख के रखी हैं, ब्रीफ और क्रिस्प क्लियर नॉलेज डेंस बातें, ये याद कर लेना अच्छे से, इनमें से बहुत MCQ बने हुए हैं। सेक्शन 173 FIR इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, इट कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल टू कॉरोबरेट। FIR सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है एक बात, और उसको यूज कर सकते हैं कॉरोबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, एविडेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट, जिसने खबर दी है, जिसने वो बात कही है, उसकी एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट और कॉरोबरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेक्शन 180 स्टेटमेंट टू पुलिस, ये सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जो 180 की स्टेटमेंट है वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। और सेक्शन 183 जो है, जो जज के सामने बयान लिए जाते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्शन और कॉरोबरेशन दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं। सेक्शन 182 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल मेक ऑफर। कहते कि बंदे को कोई किसी भी तरीके का थ्रेट, प्रॉमिस, कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करनी पुलिस वालों ने ताकि वो उनके अकॉर्डिंगली करे। नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन इन अथॉरिटी शैल ऑफर सो एंड सो एनी सच एज इन मेंशन। हाँ, तो कहते हैं कि किसी भी बंदे को हमने ऐसे ही कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं करना। पुलिस वालों ने ये बात कही है कि तू हमारी तरफ की गवाही दे दे या ऐसे कर दे वैसे कर दे, उसको धमका के उससे बात निकलवाना, बात उगलवाना, तो ये चीज़ें नहीं करनी। सब सेक्शन 2 बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल प्रिवेंट बाय एनी कॉशन और अदरवाइज। कहते हैं अगर वो कोई बंदा फ्री विल से बोल रहा है, कुछ बात बता रहा है फ्री विल से, मर्जी से, तो उसको रोकना नहीं है, कॉशन नहीं देना, कोई धमकाना नहीं है कि भाई तू ना बोल रहा है बोलने दो, जो कह रहा है रिकॉर्ड कर लो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 ऑफ 183। अब 183 पर आ जाओ। 183 क्या बात करता है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। ऊपर वाला प्रोविजो कहता है कि 183 सेक्शन का सब सेक्शन 4 को अफेक्ट नहीं करेंगे। सब सेक्शन 4 का कहता है 183 का कि भाई जब जज के सामने, जब मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाएगा कन्फेशन, तो वो सो एंड सो परफॉर्मा में लिखेगा कि मैंने इसको धमकाया नहीं, डराया नहीं, ये बंदा खुद अपनी मर्जी से है, मेरे को लगता है कि ये बंदा सच बोल रहा है। ये वाली 4-5 बातें लिख के उसका कन्फेशन लिख के नीचे साइन कर देगा।
ठीक है, ये परफॉर्मा दिया हुआ है सबसेक्शन 4 में। तो 183 पर आ जाओ, सबसेक्शन 1 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। एनी मजिस्ट्रेट की बात क्या है, एनी मजिस्ट्रेट क्या, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट भी नहीं, JMIC और JM2C बस, इसके ऊपर MCQ आएगा। एनी मजिस्ट्रेट which does not include executive magistrate, दोबारा बता रहा हूँ, of the district in which the information about the commission of any offence has been registered may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards, but before the commencement of the inquiry or trial। कहता है कि मैजिस्ट्रेट जिसके पास खबर आई है कि ऑफेंस हुआ है, चाहे उसके पास जुरिस्डिक्शन है चाहे नहीं है, रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करने की हैसियत रखता है कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट जो उसको दी गई है इन दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दे सकता है या इन्वेस्टिगेशन होने के बाद दे सकता है, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। कब दे सकते हैं स्टेटमेंट, 183 की स्टेटमेंट जज को कब दे सकते हैं, इसके ऊपर आएगा MCQ। कभी भी दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, बट बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होने के, इंक्वायरी और ट्रायल शुरू होने के पहले, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब मर्जी दे सकते हैं। एट एनी टाइम आफ्टर, कहते कि देखो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब दे सकता है स्टेटमेंट, इन्वेस्टिगेशन होगी तब दे सकता है, लेकिन इंक्वायरी शुरू होने के पहले दे सकता है, ट्रायल शुरू होने के पहले दे सकता है। चलो ज़्यादा कम्प्लेक्स कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बात है, crisp and clear। Provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offence। कहते हैं कि कोई भी कन्फेशन या स्टेटमेंट जो दी गई है सबसेक्शन में, चाहे तो रिकॉर्ड की जा सकती है AV मीन से इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, उस अक्यूज्ड के लॉयर के प्रेजेंस में, ठीक है, तो उससे प्रॉपर पूरा ही एविडेंस हो जाएगा कि भाई बंदा अपने वकील साहब के साथ आया और कन्फेशन कर रहा है, और ऊपर से वीडियो भी बन गई है ना, तो उससे वीडियो से ये हो जाता है कि दिख जाता है कि बंदा डर में तो नहीं बोल रहा, और बढ़िया तरीके से होता है। फर्दर प्रोवाइजो, नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एंड एनी पावर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैज बीन कॉन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कहता है कि कोई भी कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा बाय पुलिस ऑफिसर on whom any power of magistrate has been conferred under any law। कहता है कि कोई पुलिस वाला जिसके ऊपर किसी भी लॉ के चलते उसको मैजिस्ट्रेट वाली पावर दी है रिकॉर्ड करने की कन्फेशन, तो भी नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड। और या कह लो किसी पुलिस वाले को मैजिस्ट्रेट की पावर दी गई है तो भी नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस वाला तो कन्फेशन रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, बहुत ठीक है, चलो नेचुरल बात है। सबसेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक। तो कहता कि कोई भी बंदा आएगा, मैं जज हूँ, मेरे सामने आप मुजरिम आए, आपने कहा कि यार आपने कहा कि मेरे को कन्फेशन देना, तो मेरा क्या फ़र्ज़ है मैं आपको बताऊं कि भाई आप बाउंड नहीं हो कन्फेशन देने के लिए, ठीक है, ओके, और मैं बताऊंगा कि अगर आप कन्फेशन दोगे तो ये आपके खिलाफ यूज़ होगा, ओके। और क्या कहता सेक्शन, कहता है कि मैजिस्ट्रेट मैं तब तक नहीं रिकॉर्ड करूंगा कन्फेशन जब तक मेरे को ये नहीं लगता कि आप अपनी मर्जी से आए हो, और मेरे को लगेगा कि भाई आपको तो पुलिस वाले ने डरा के भेजा या किसी ने डरा के भेजा, तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा कन्फेशन, क्योंकि ये एविडेंस हो जाता है बहुत बड़ा। Subsection 3. If at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody। कहते हैं कि किसी भी टाइम पे जब रिकॉर्ड हो रहा है कन्फेशन, या पुलिस वाले ले आए कि देखो जी ये मुजरिम आ गया कन्फेशन करने, लेकिन उसने तो जज को कह दिया कि भाई मैं नहीं कन्फेस करना चाहता, तो अब जज क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा कि अब जो इंटेरोगेशन करनी है, जो भी करना है, पुलिस कस्टडी से कर लो। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों ने तो छोड़ना नहीं उसको, ठीक है, अंदर पड़नी मार। तो सब सेक्शन 4, ये मैं पहले भी बताया था मैंने भाई कि जब कन्फेशन रिकॉर्ड करना है तो कैसे करना है, ऐसा करना है। सब सेक्शन 5, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन मेड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर हेयरिन प्रोवाइडेड फॉर द record recording of evidence as in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person।
तो कहते हैं कि कोई भी बयान दिया कन्फेशन के अलावा मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसके को मद्देनजर रखते हुए लगता है कि भाई जो ये बात कही है इसको ओथ ले लेता हूँ इसकी, ठीक है, और वो एविडेंस कर देता हूँ, तो ऑन ओथ वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, पावर है। सब सेक्शन 6 क्लॉज ए, रेप या उसके रेप या टाइप्स ऑफ रेप्स जैसे गैंग रेप या सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वुमेन, उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो उसकी स्टेटमेंट साथ ही बाद रिकॉर्ड होगी जैसे ही पता लगा कि कमीशन होगी ऑफेंस की, तो जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी नोटिस में आया पुलिस वालों की, तो पुलिस वाले जल्द से जल्द उसके 183 के बयान करवाएंगे, और इसके बयान जो होने हैं वो वुमेन मैजिस्ट्रेट के द्वारा होने चाहिए, और अगर वो नहीं अवेलेबल तो मेल मैजिस्ट्रेट के द्वारा होने चाहिए जिसकी प्रेजेंस में एक वुमेन होनी चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केसेस रिलेटिंग टू द ऑफेंसेस पनिशेबल विद 10 years और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड डेथ, कहते कि वो केसेस जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा या सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट गवाह की ब्रॉट बिफोर हिम। कहते कि जो 10 साल से बड़ी वाली उम्र वाले बड़ी वाली सज़ा वाले ऑफेंस है जिसमें उम्र कैद हो गई, जैसे डेथ हो गई है 10 साल से ज़्यादा वाली सज़ा, तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा बयान स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम, तो पुलिस वाले जो जो गवाह को लेकर आएंगे उनके भी साथ में रिकॉर्डिंग करेगा उनके बयानों की। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्परेटली परमानेंटली सो एंड सो डिसेबल्ड, तो स्पेशल एजुकेटर इंटरप्रेटर की असिस्टेंस ली जा सकती है, ठीक है, लेगा शैल टेक देखा, ठीक है, और जो होगी ये वाली स्टेटमेंट वो ईवी मीन से रिकॉर्ड की जाएगी, प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन। कन्फेशन अंडर 183 इज ऑलवेज रिकॉर्डेड बिफोर ट्रायल और इंक्वायरी एंड आफ्टर ट्रायल इज वॉट नोन एज प्लीड गिल्टी। कहते कि अगर पहले रिकॉर्ड किया तो कन्फेशन है इंक्वायरी ट्रायल के, और बाद में रिकॉर्ड किया जाता है तो वो प्लीड गिल्टी होता है, ठीक है, कि उसने प्लीड गिल्टी कर लिया, कन्फेस नहीं किया था, प्लीड गिल्टी किया था। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्परेरली परमानेंट, ये वाली बात करवा दी सब क्लॉज बी। कहते कि जो क्लॉज ए में रिकॉर्ड करी गई है, जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड है बंदा, तो उसकी वो वाली स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन चीफ ही माना जाएगा, उसी वाली स्टेटमेंट को चीफ मान लिया जाएगा, दोबारा से अब चीफ कराने नहीं लाया जाएगा उसको, क्योंकि तंग नहीं करना है ऐसे, है ना, डिसेबल बंदे को तंग परेशान नहीं करना, और सीधा सिर्फ क्रॉस ही होगा अब, ठीक है, चीफ नहीं होगा। पहले पुलिस को दे दो बयान, फिर बाद में कोर्ट में दे दो बयान, फिर चीफ करवा लो, फिर क्रॉस करवा लो, ठीक है। वो कहते हैं कि अब जब जज को दे दिए स्टेटमेंट तो सीधा क्रॉस, ठीक है। तो लास्ट सबसेक्शन 7, the magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is treated। तो कहते हैं कि हाँ, जैसे स्टार्टिंग में बताया था उसके पास jurisdiction है नहीं है, फिर भी वो रिकॉर्ड कर सकता है। कहते हैं कि जब रिकॉर्ड कर ली तो वो सही जिसके पास jurisdiction है उसके पास भेज देगा। सेक्शन 184, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। When during the stage when an offence of committing rape or attempting to commit rape is under investigation, it is proposed to get the person of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted examined by a medical expert. Such examination shall be conducted by a RMP, registered medical practitioner employed in a hospital। कहते कि जैसे ही पता लगा कि ये वाला ऑफेंस हुआ है तो उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा, और वो होगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है या लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में काम करता है। और अगर वो नहीं मिला तो किसी भी इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी भी RMP से करवा सकते हो विद द कंसेंट ऑफ सच वुमन, उस लड़की का कंसेंट होना चाहिए, एंड और ऑफ द पर्सन कंपीटेंट टू गिव सच कंसेंट, या उसके वो नहीं दे सकती तो उसके फैमिली का कोई मेंबर या उसका गार्डियन होना चाहिए जो दे देगा कंसेंट। एंड सच वुमेन शैल बी सेंड टू रजिस्टर RMP विद इन 24 आवर्स। तो पहले पूछा जाता है कि आपका कंसेंट है नहीं है, वहाँ पे लिखा होता है यस नो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ही सारा कुछ आगे मिलता जुड़ता है ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे लिखा होता है कि हाँ कंसेंट वॉज टेकन, ठीक है, विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको भिजवाना ही भिजवाना है। कब से? जब से इंफॉर्मेशन आई कि ये वाला ऑफेंस हो गया, 24 घंटे के अंदर अंदर भिजवाना है RMP के पास। द RMP टू होम सच वुमन इज सेंट, तो वो क्या क्या चीज़ पर्टिकुलर रिकॉर्ड करेगा, नेम, एड्रेस, एज, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फॉर DNA प्रोफाइलिंग, मार्क्स ऑफ इंजरी, जनरल मेडिकल कंडीशन, रीजनेबल डिटेल में सारी चीज़ें लिखेगा। सबसेक्शन 3, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। तो कहते हैं कि रिपोर्ट फिर वो प्रिसाइसली बताएगी कि क्या कंक्लूजन निकला।
Subsection 4. The report shall specifically record the consent of such a woman or the person competent to give such consent on her behalf. तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया लिखा होगा कि कंसेंट लिया था नहीं लिया था. तो आगे द एग्जैक्ट टाइम, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ एग्जामिनेशन, ठीक है. और आरएलपी को क्या करना है, 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट भेजनी है आईओ को, जो फर्दर फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को. तो लास्ट सब सेक्शन, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट. तो कहते हैं कि जहाँ भी कंसेंट दिया नहीं फिर भी आपने कर लिया तो वो उसको गिना नहीं जाएगा, वो लॉफुल एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है. और कंसेंट होना चाहिए, ठीक है. एक्सप्लेनेशन, एग्जामिनेशन और आरएमपी की क्या क्या मीनिंग है, वही जो सेक्शन 51 में बताया गया. सेक्शन 185, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर. कोई भी थाने का इंचार्ज या फिर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये बिलीव करने की कि कहता है कि किसी भी जगह की वो सर्च करने गया तो उसको लगता है पुलिस वाले को कि विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस ये काम नहीं बनना. सच ऑफिसर में रीजन वो ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस वाला रिकॉर्ड करेगा रीजंस इन राइटिंग कि उसको क्यों ऐसा लगता है, कि उसको क्यों अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ करने की ज़रूरत है, फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत है. इन हिज केस डायरी लिखेगा, कारण लिखेगा एज फार एज पॉसिबल, सो फार एज पॉसिबल. ये क्यों सर्च की जानी चाहिए उस जगह की या करवाई जानी चाहिए विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन. तो कहते हैं कि सब जो पुलिस ऑफिसर प्रोसीड कर रहा है सब सेक्शन 1 में, तो अगर प्रैक्टिकेबल है तो कंडक्ट करेगा सर्च इन पर्सन, खुद जाके कंडक्ट करेगा. और जो सर्च होगी शैल बी रिकॉर्डेड बाय एवी मींस प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन. सब सेक्शन 3, अगर वो नहीं कर पा रहा, खुद इन पर्सन नहीं कर पा रहा, तो किसी और कंपिटेंट पर्सन को भेज देगा जो कि उसका सबऑर्डिनेट होगा. और तो ये वाली बात वो डिलीवर करेगा सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, राइटिंग में ऑर्डर देगा कि भाई ये सो एंड सो प्लेस को सर्च करो सो फार एज पॉसिबल, जितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर जाके सर्च करके वापस बताएगा. सब सेक्शन 4 कहते कि प्रोविजन जो सहायता की हैं एज टू सर्च वारंट्स वो अप्लाई होगी एज टू सर्च वारंट्स एंड द जनरल प्रोविजंस एज टू सर्चेस contained in section 103 shall so far as may be applied to the search made under this section. कहते कि 103 जिस पे सर्च सीजर का प्रोसेस हमने पढ़ा था, कहते कि उसकी जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगी, ठीक है, क्योंकि वो जनरल प्रोविजंस हैं, वो वाली भी इस सेक्शन पे अप्लाई होंगी. लास्ट सब सेक्शन, कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 शैल forthwith but not later than 48 hours. कहते कि 48 घंटे जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया है 48 घंटे से ज़्यादा लेट नहीं होना. इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा. We sent to the nearest magistrate empowered to take the cognizance of the offence, and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished free of cost. कहते कि जिसकी जो रिपोर्ट आई वो मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, और जो क्या क्या सीज किया, क्या क्या है ना, क्या पाया, क्या रिकॉर्ड है आपका, जो रिकॉर्ड मेंटेन किया, वो सारा का सारा ओनर और ऑक्यूपायर को भी भेजा जाएगा ऑन एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसकी कॉपी मैजिस्ट्रेट को भी दी जाएगी. सेक्शन 186, ये करने के पहले ऊपर वाली चिट पढ़ लेते हैं. ऑन एक्सपायरी ऑफ 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी. ये 187 के लिंक में कुछ बातें लिखी हुई हैं, पहले ये पढ़ लो, मिस ना हो जाए बाद में. डिफॉल्ट बेल जो है वो स्टैट्यूटरी राइट है. ऑन द एक्सपायरी ऑफ 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी में डिटेंशन ऑथराइज कर सकता है पुलिस कस्टडी में मैजिस्ट्रेट. 90-60 days 90 या 60 days shall be reckoned from the, कहाँ से गिने जाएंगे, from the date of production before magistrate, जब प्रोड्यूस किया गया था. For the purpose of computation of calculation of 90-60 days, the date of arrest and the date of accused, day of accused remanded, both have to be excluded. ये MCQs आए थे इसके ऊपर, ये MCQs के सही आंसर थे, तो ये वाले सही आंसर हैं, सही चीज़ें हैं, मल्टीपल सोर्सेज से की हुई हैं, ये इकट्ठा वेरीफाई करके लिखी हुई हैं. कहते कि 90 या 60 दिन कब से गिनने हैं, जब प्रोड्यूस हो गया मैजिस्ट्रेट के सामने. और वो प्रोड्यूस कब हुआ, जब अरेस्ट हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस किया. और कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो जिस दिन अरेस्ट किया वो वाले दिन को गिनना नहीं है. एंड डे ऑफ अक्यूज्ड रिमांडेड बोथ हैव टू बी एक्सक्लूडेड. वो गिनती कब से हुई, जिस दिन से उसको प्रोड्यूस किया गया मैजिस्ट्रेट के पास. और कैलकुलेशन में डे ऑफ अरेस्ट और डे ऑफ अक्यूज्ड रिमांडेड बोथ हैव टू बी एक्सक्लूडेड.
When officer in charge of a police station may require another to issue search warrant. कब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिक्वायर करेगा दूसरे को कि इशू करो सर्च वारंट? व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या वो पुलिस ऑफिसर जिसका कम से कम रैंक सब इंस्पेक्टर हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो केस में, मे रिक्वायर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन, उसको ज़रूरत पड़ी दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर की, चाहे सेम डिस्ट्रिक्ट हो चाहे दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो, कि सर्च करो किसी भी प्लेस में जो उनकी लिमिट्स में आता है, तो सच ऑफिसर ऑन बीइंग रिक्वायर्ड वो फॉरवर्ड करेगा, शेल फॉरवर्ड द थिंग फाउंड इफ एनी टू द ऑफिसर एट हुज रिक्वेस्ट। तो कहता है कि 185 के हिसाब से ऑफिसर वो वाला जो ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड शेल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ 185 और फॉरवर्ड करेगा चीज वापस उस वाले पुलिस वाले को जिसने कहा था कि सर्च वहां पर करो, मतलब जो सर्च करेगा जो चीजें मिली वापस भेज देगा उस वाले को जिसने कहा था सर्च जाके करो। Subsection 3. Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police station to cause a search to be made under subsection 1 might result in evidence of the commission of offence being concealed or destroyed, it shall be lawful. कहते हैं कि अगर उसको लगता है कि अगर डिले हो गया, इधर वाले पुलिस वाले को लगता है उस वाले शहर में अगर ये प्रोसेस करने लग पड़े, उधर भेजा रिक्विजिशन उधर भेजी, वहाँ से चीज़ें वापस आई, तो इतने में प्रोसीजरल डिफिकल्टी के कारण से एविडेंस खत्म हो सकता है या छुपाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो वाला ऑफिसर खुद ही वो किसी भी प्लेस लिमिट्स में जाके वो कर सकते हैं, ऐसे कि जैसे वो खुद की उसके पुलिस स्टेशन की जगह। एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3 शैल फोर्थविथ सेंड नोटिस टू द सर्च टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसके लिमिट्स में ये वाली प्लेस सिचुएटेड है, एंड शैल आल्सो सेंड सच अ नोटिस अ कॉपी ऑफ लिस्ट प्रिपेयर्ड। कहते कि जो सर्च करेगा उसका मेमोरेंडम बना के भेजेगा मजिस्ट्रेट को और कॉपी ऑफ रिकॉर्ड वो सारी मेंटेन करके, जैसे सबसेक्शन 1 और 3 185 के में करता है वैसे ही यहाँ भी करेगा, और जो ओनर ऑक्यूपायर होगा उसको भी कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सेक्शन 185 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन बी, जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट कर पाए तो सेक्शन 187 क्या है, प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, कॉग्निजेंस नहीं लिया इन्वेस्टिगेशन के दौरान की बातें हैं ये। व्हेनेवर एनी पर्सन, अच्छा एक केस लॉ है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस राहुल मोदी, इसमें हेल्ड हुआ डिफॉल्ट बेल कांट बी ग्रांटेड मेरली बिकॉज कॉग्निजेंस वाज नॉट टेकन बिफोर एक्सपायरी ऑफ स्टैट्यूटरी पीरियड, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज सफिशिएंट कंप्लायंस। कहते कि इस आधार पे नहीं ले सकते कि जज ने कॉग्निजेंस नहीं ली, चार्जशीट आ गई थी तो बस मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, चार्ज आ गया बस। Whenever any person is arrested and detained in custody, it appears that the investigation cannot be, और लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी और ये ग्राउंड है बिलीव करने के कि जो एक्यूजेशन है ये वेल फाउंडेड है, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन इफ इज नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर, या तो थाने का इंचार्ज या फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जिसका रैंक सब इंस्पेक्टर से कम नहीं है, वो ट्रांसमिट करेगा उस दोषी को मजिस्ट्रेट को कॉपी ऑफ एंट्रीज इन अ डायरी, और मतलब डीडीआर जो होगी उसको लेके एफआईआर डीडीआर को लेके फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड एंट्री को, और अक्यूज को भी पेश करेगा मजिस्ट्रेट के सामने। इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर देन आईओ विल ट्रांसमिट हिम बिफोर जीएमएक्स। मतलब वही बात जो मैंने की। सबसेक्शन 2 द मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is offered under this section may, irrespective of whether he has or has no jurisdiction to try the case, after taking into consideration whether such person has not been released on bail or bail has been cancelled, कहते कि बंदे को फॉरवर्ड कर दिया सेक्शन में, चाहे मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन है नहीं है, वो कंसिडर करेगा कि अब ये कंसिडर करके कि बंदे को रिलीज नहीं किया गया बेल पे या बेल कैंसल्ड है, तो वो बंदा बेल पे बाहर नहीं है तो 15 दिन से ज़्यादा की पुलिस कस्टडी में नहीं वो भेज सकता, पुलिस कस्टडी में 15 दिन की हद तक भेज सकता है मजिस्ट्रेट, और इन पार्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रायल ड्यूरिंग द इनिशियल 40 days और 60 days आउट ऑफ द डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 और 90 days एज द केस में भी। कहते कि अगर 60 डे वाला ऑफेंस है, अदर ऑफेंस है, तो 60 डेज के बीच में से 40 दिन के अंदर अंदर वो 15 दिन का सपोज करो पुलिस कस्टडी में दिया गया उसको, तो 15 दिन पूरे एज अ होल भी कर सकता है, टोटे में भी पार्ट्स में भी कर सकता है, ठीक है। 60 वाले ऑफेंस में, अदर ऑफेंस में 60 जिसका
कस्टडी पीरियड होता है 60 दिन, उसमें 40 दिन के अंदर अंदर पुलिस कस्टडी कंप्लीट करनी है 15 दिन वाली पार्ट्स वाली। और अगर 90 डेज वाला ऑफेंस है, बड़ा ऑफेंस है, तो 15 दिन की सपोज करो अगर कस्टडी है तो वो पार्ट्स 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करने हैं। Committed to the trial and considers further detention unnecessary and may order accused to be forwarded to magistrate for having such jurisdiction. ठीक है, the magistrate may authorize detention of accused person beyond 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so. उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा 90 दिन। अगर उम्र कैद सजाए मौत या 10 साल से ज़्यादा वाला ऑफेंस है, अदर ऑफेंस है तो 60 दिन। तो ये टोटल पीरियड है कस्टडी का। कहते हैं कि सपोज करो कि 10 दिन की पुलिस कस्टडी थी तो बाकी के 60 दिन में से रह गए 50 दिन जुडिशल कस्टडी के। अगर इतनी देर तक उसको रखना है तो इससे ज़्यादा नहीं उसको रखना, ठीक है। ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि इंटेरोगेशन कंप्लीट कर सके, ठीक है। 90 दिन के अंदर अंदर ये कस्टडी का टाइम पीरियड है। बेल उसकी तब तक नहीं होगी जब तक अलाउ ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो अंदर ही रहेगा। ये कस्टडी का टाइम है जुडिशल या पुलिस कस्टडी इसके लिए होती है कि पर्पस फॉर द पर्पसेस ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सके, ठीक है। तो इस हिसाब से है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड अक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर्ड एंड डज फर्निश बेल। कहता है कि इसके बाद दोषी को रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे अगर वो प्रिपेयर्ड है बेल फर्निश करने के लिए। एंड एवरी सच पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल, कोई भी बंदा जिसको रिलीज किया गया बेल पे तो वो बेल प्रोविजंस वाले चैप्टर के हिसाब से माना जाएगा कि उसकी मतलब ड्यूली बेल हो गई है। और ये वाली बेल कब होगी? जब 90 दिन भी बीत गए अभी तक चला नहीं आया, ये डिफॉल्ट बेल उसको मिल गई, ठीक है। सब सेक्शन 4, नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस अंडर दिस सेक्शन unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in custody of police, but the magistrate may extend further detention in judicial custody. कहता है कि no magistrate shall authorize detention of accused in the custody of police under this section unless, कहता है कोई भी magistrate authorize नहीं करेगा detention of accused in police custody unless accused is produced before him in person for the first time, जब उसको पहली बारी इन पर्सन प्रोड्यूस किया गया एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल अक्यूज्ड रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ पुलिस बट द मैजिस्ट्रेट मे एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन। कहते हैं कि जब तक वो पुलिस कस्टडी में होगा बार बार इन पर्सन उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, बट द मैजिस्ट्रेट मे एक्सटेंड फर्दर डिटेंशन इन जुडिशियल कस्टडी ऑन प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड आइदर इन पर्सन। तो जुडिशियल कस्टडी में जब उसकी प्रोडक्शन होगी दैट कैन बी डन आइदर इन पर्सन और थ्रू एवी मीन्स। नो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड by High Court shall authorize detention in the custody of police। सेकंड क्लास के पास नहीं पावर पुलिस कस्टडी में भेजने की जब तक हाई कोर्ट ना पावर कर दे। For the avoidance of doubts, it is hereby declared that however the expiry of the period specified in subsection 3, the accused shall be detained in custody so long as he does not furnish bail। कहते कि डाउट्स को अवॉइड करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि वो फिर भी कस्टडी में तब तक रहेगा जब तक वो बेल नहीं भर देता, बेल उसकी अलाउ नहीं हो जाती, ठीक है ना ये चीज़। If any question arises whether an accused person was produced before magistrate as required under subsection 4, the production of the accused person may be proved by his signature on the order authorizing detention or by the order certified by the magistrate as to the production of the accused through AV means as the case may be। जैसे कि बंदा पेश हुआ था, इसका प्रूफ क्या होगा? प्रूफ ये होगा कि उस बंदे को या तो वो हाजिरी पे आएगा तो सिग्नेचर करेगा, नहीं तो वो AV मीन्स से आएगा। कहते कि वो लड़की जो 18 साल से छोटी है उसकी डिटेंशन शैल बी ऑथराइज्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ रिमांड होम और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। उसको रिमांड होम में या रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड अदरवाइज इन पुलिस स्टेशन अंडर पुलिस कस्टडी और इन प्रिजन अंडर जुडिशियल कस्टडी और अ प्लेस डिक्लेयर्ड एज प्रिजन। कहते कि किसी भी बंदे को डिटेन नहीं करना इस जगह के अलावा। पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी की बात है, जब जेल में जब जुडिशियल कस्टडी की बात है, और कोई भी ऐसी प्लेस जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है एज प्रिजन। However, anything contained in the subsection 1 to subsection 5, the officer in charge of police station or police officer making investigation, if he is not below the rank of sub-inspector, may, where a magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate on whom the powers of a magistrate have been conferred a copy of the entry in the diary। कहते कि चाहे जो भी लिखा है सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 5 तक, ऑफिसर जो थाने का इंचार्ज है या जो आईओ है जो सब इंस्पेक्टर रैंक से कम नहीं है,
जहाँ पे मैजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करवा देगा कॉपी ऑफ एंट्री, सेम प्रोसेस वैसे ही, कॉपी ऑफ एंट्री डीडीआर के साथ, एंट्री के साथ, और फॉरवर्ड करेगा अक्यूज को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में कि क्यों ऑथराइज की उसने पुलिस कस्टडी, और वो समा 7 साल से ज़्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता इन एग्रीगेट। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन, कहता 7 साल से ज़्यादा की पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता। एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन सो ऑथराइज्ड द अक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। कहते कि जब वो ख़त्म हो जाएगा पीरियड डिटेंशन का तो अक्यूज पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल एक्सेप्ट वेयर एन ऑर्डर ऑफ फर्दर डिटेंशन ऑफ अक्यूज पर्सन हैज़ बीन मेड बाय मैजिस्ट्रेट कम्पिटेंट। तो कहते कि जब इसके बाद उसको फॉरवर्ड किया जाएगा कम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर करेगा, तभी उसको आगे फर्दर डिटेन किया जाएगा। एंड व्हेन एन ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड, द पीरियड ड्यूरिंग विच द अक्यूज्ड पर्सन वाज डिटेन्ड इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर्स मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3। तो कहते कि जो पहले वाला अकाउंट जो फर्दर उसको डिटेंशन कस्टडी में दिया जाएगा, तो पुराने वाले 7 दिन वाला हिसाब किताब जो है उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अफोरसाइड द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट। तो कहते कि वो पीरियड खत्म होने से पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसको फॉरवर्ड करेगा नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, सारा रिकॉर्ड केस के साथ में भेज के, कॉपी ऑफ एंट्री वगैरह भेज के, और उसको भेजेंगे, और वो ट्रांसमिट किया जाएगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नॉट बिलोंग द रैंक ऑफ सो एंड सो करके, जैसे हमने पढ़ा था एज अ केस में भी। The magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record its reasons for doing so। तो कहते हैं मैजिस्ट्रेट जो ऑथराइज करेगा डिटेंशन वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस कि क्यों किया। मैजिस्ट्रेट अदर देन सीजीएम मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर विदाउट। तो कहते हैं कि वो जो कॉपी होगी वो मैजिस्ट्रेट सीजीएम को भेजेगा अपने रीजंस की। इस किस मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ईएम की बात हो रही है। इफ in any case triable by a magistrate as a summons case, the investigation is not concluded within। if in any case triable as a by a magistrate as summons case, कोई भी केस जिसको summons केस की तरह ट्राई किया जा रहा है, investigation is not concluded within a period of 6 months from the date on which the accused was arrested। कहते कि अगर summons केस और इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में नहीं खत्म होती तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन को रोक दो। अब जो है यही है, unless the officer making the investigation satisfied, जब तक, हाँ अगर मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि क्या स्पेशल रीजंस हैं, क्यों इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के बाद भी चलती रहे, या है ना, क्यों नेसेसरी है, तो बात अलग है। वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 9, session judge may, if he is satisfied on an application made to him or otherwise that further investigation into offence ought to be made, vacate the order made under subsection 9 and direct further investigation to be made। कहते कि सेशन जज चाहे, अगर वो उसको एप्लीकेशन गई जो जाएगी, है ना, मतलब फर्दर अथॉरिटी वो है, सेशन जज की एप्लीकेशन जाएगी, और अगर उसको लगता है कि स्टॉप करना इन्वेस्टिगेशन का गलत हुआ और ये चलती रहनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, तो कंटिन्यू हो जाएगी। रिपोर्ट ऑफ सेक्शन 188 report of investigation by subordinate police officer। When any subordinate police officer has made any investigation under this chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of police station। कहते हैं किसी भी कोई भी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन की है इस चैप्टर में, वो रिपोर्ट देगा रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। 189 Release of accused when evidence is deficient। If upon an investigation under this chapter it appears to the officer in charge of police station that there is not sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify forwarding the accused to the magistrate, and such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing bond or bail bond, as such officer may direct to appear if offence are required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial। कहते कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई और थाने के इंचार्ज को ये लगा कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग, कि जस्टिफाई मतलब बेस नहीं बन रहा है, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड दैट द अक्यूज शुड बी फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट, तो वो ऑफिसर क्या करेगा, उसको अगर वो कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर देगा बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवा के, और
अपीयर होगा वो बंदा जब भी रिक्वायरमेंट होगी बिफोर मैजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की ऑफेंस की ऑन पुलिस रिपोर्ट एंड टू ट्राई द अक्यूज्ड एंड टू कमिट हिम फॉर ट्रायल सेक्शन 190 cases to be sent to magistrate when evidence is sufficient if upon an investigation under this chapter it appears to the officer in charge of police station उसको लगता है कि काफ़ी एविडेंस है, ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं प्रोसीड करने की, तो वो फॉरवर्ड कर देगा अक्यूज को कस्टडी में मैजिस्ट्रेट के पास जिसके पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की पुलिस रिपोर्ट के साथ, और वो ट्राई करेंगे अक्यूज को कमिट हिम फॉर ट्रायल करेंगे, ठीक है। फिर बाद में अगर ऑफेंस अवेलेबल है तो अक्यूज अगर श्योरिटी सिक्योरिटी भर देता है तो बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा। कंडीशन ये होगी कि वो टाइम टू टाइम अपीयर होता रहे, प्रोवाइडेड दैट इफ द अक्यूज्ड इज नॉट इन कस्टडी द पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर। तो कहते हैं कि अगर अक्यूज कस्टडी में नहीं है तो उससे सिक्योरिटी ले लेगा कि तो हर तरीके पर अपीयर होगा, ठीक है। और कहते हैं कि जो भी रिपोर्ट फॉरवर्ड होगी अक्यूज की मैजिस्ट्रेट को तो वो इस आधार पे उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा कि इस आधार पे कि अक्यूज को अभी कस्टडी में नहीं लिया। When the officer in charge of police station forwards an accused person to a magistrate or takes security for his appearance, तो he shall send the magistrate एनी वेपन और आर्टिकल। कहते हैं कि जो भी चीज़ें नेसेसरी होंगी प्रोड्यूस करने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने तो वो प्रोड्यूस करेगी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो प्रोड्यूस करेगा चीज़ें एज ई थिंग्स नेसेसरी, और इन सब चीज़ों से फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से एक्वेंट करवाया जाएगा, मतलब जानू करवाया जाएगा, बताया जाएगा ये सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को कंप्लेनेंट को, ये सब बताएंगे। और टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट एज देयर बाय डायरेक्टेड एंड प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस इन मैटर। तो कहते हैं कि उससे बॉन्ड पर वालेंगे कि तारीख पर जैसे भी जब एविडेंस देना है तो प्रोसिक्यूट करने के लिए ज़रूरत हो या एविडेंस देने की ज़रूरत हो तो आना होगा। इफ़ द कोर्ट ऑफ जुडिशियल चीफ CJM मेंशन्ड इन द बॉन्ड सच कोर्ट shall be held to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry or trial provided reasonable notice of such reference। कहते कि if the court of CJM is mentioned in the bond तो कहते वो कोर्ट इंक्लूड करेगी किसी भी कोर्ट को मैजिस्ट्रेट की टू विच सच मैजिस्ट्रेट मे रेफर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल। कहते हैं टू विच सच मैजिस्ट्रेट मे रेफर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रेफरेंस इज गिवन टू सच कंप्लेनेंट और पर्सन। कहते हैं कि CJM की कोर्ट का अगर मेंशन है तो वो इंक्लूड करती है सारी मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट जो रेफर कर सकती हैं केस को इंक्वायरी ट्रायल के लिए। कहते हैं इस रेफरेंस का प्रोवाइड रीजनेबल नोटिस shall be provided to the complainant or persons. The officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it and shall then send to the magistrate the original with his report। कहते कि जिसकी प्रेजेंस में जिस ऑफिसर की प्रेजेंस में बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ तो वो कॉपी प्रोवाइड करेगा टू वन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूट, जिसने एग्जीक्यूट किया उसको कॉपी देगा एंड शैल देन सेंड द मैजिस्ट्रेट टू द मैजिस्ट्रेट द ओरिजिनल। तो कहता है कि ओरिजिनल भेज देगा मैजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट के साथ। दैट इज राइट फॉर टुडे, थैंक यू।